OF। ठीक है, ये नाम है। अब आप समझिए कि जैसे कि हम लोग अब मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे हम मूव करें उससे पहले दो तीन चीजें हैं छोटी सी जिसको हमें समझना है, जिसका हमें ध्यान रखना है। ठीक है, आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा एंगल के बारे में, जिसमें से एक एंगल था, एक होता है आपका प्लेन एंगल और एक होता है आपका सॉलिड एंगल, राइट। तो जो सॉलिड एंगल है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में चले जाते हैं फटाफट से, एंड आफ्टर दैट वी विल मूव फर्दर। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा आज सबसे पहले सॉलिड एंगल के बारे में कि सॉलिड एंगल क्या है। एनीवन सॉलिड एंगल के बारे में कोई जानता हो तो बताइए। सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है बेटा? स्टेरेडियन। स्टेरेडियन होता है, राइट, वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक स्फीयर ले रहे हैं, ठीक है, और स्फीयर में हमने यहाँ पर एक कोन शेप कंसीडर किया है। क्या कंसीडर कर लिया? एक कोन शेप कंसीडर किया है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कोन बना के दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट, मुझे उसके लिए थोड़ा सा सेटिंग चेंज करना। यस सर। फाइन। सो अब आप देखिए, जैसे हमने यहाँ पर मैंने आपको बताया अभी कि हम एक स्फीयर ले रहे हैं। हम क्या ले रहे हैं? एक स्फीयर। अब उस स्फीयर में ये वाला जो पार्ट है वो आपका है, आपका क्या है, ये एक पार्ट हमने कंसीडर किया है कोन शेप। अब यहाँ पर ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है विच इज एम्प्टी, ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है जो कि एम्प्टी है, बेसिकली मैंने यहाँ पर आइसक्रीम को फिल किया हुआ है। किसको फिल किया हुआ है? सपोज मान लो मैंने इस पे आइसक्रीम को फिल किया हुआ है कुछ इस तरीके से, राइट। आइसक्रीम इसी तरह भरी रखी जाती है इसके ऊपर। तो अब आप देखो कि अगर आप इसके अंदर का पार्ट देखें, इसके अंदर का अगर आप ये पार्ट देखें, राइट, तो अंदर का जो पार्ट है बेटा आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें कि एक आपको एंगल दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा होगा? एंगल दिख रहा है, राउंड एंगल दिख रहा है, राउंड एंगल, राइट। तो ये जो है इसे हम बेटा बेसिकली कहते हैं सॉलिड एंगल। जस्ट मिनट, देखिए मैं आपको बताऊं, समझ, यहाँ पर ये जो सॉलिड एंगल लिया है, सॉलिड एंगल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? डी सॉरी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर एक छोटा सा एक कोण लिया है, एक छोटा सा उसका पार्ट लिया हुआ है, और उस पार्ट को मैं आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जिससे मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डी ओमेगा से। ये क्लियर है बेटा? चीज क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर। कोई डाउट यहाँ तक किसी को कि एंगल कहाँ से आया, नो सर। कैसा आया? नहीं है ना? अच्छा, अब ये जो स्फीयर हमने कंसीडर किया है जिसकी रेडियस हमने आर ली हुई है, आर रेडियस का एक स्फीयर कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। तो दिस इज अ स्फीयर विथ रेडियस आर। स्फीयर, सर एक यस बार बेटा, बोलो ना फिर से, मैं अनस्टेबल था तो पूरा कनेक्ट ही ना गया था फिर से जो है। ओके कोई बात नहीं। कहाँ से बेटा मिस हुआ बताइए आप मुझे। सॉलिड एंगल से। पूरा पूरा वापस से रिपीट करूं? तब सर ऊपर से थोड़ा बता, हाँ ठीक है, पता ही नहीं क्या कोई कोई लिखा। बात नहीं, मैं बता देता हूँ, वापस से बताता हूँ। जैसे मान लो एक स्फीयर है बेटा, ठीक है। अगर हम इस स्फीयर को मैंने एक पार्ट में कट किया, कुछ कोन शेप में मैंने इसे कट कर दिया है। कैसे कट कर दिया? एक कोन शेप दिख रहा है, कोन आपको। जैसे हम आइसक्रीम खाते हैं तो आइसक्रीम का कोन कैसा होता है, उस तरीके का कोन मान लीजिए। अब इसमें ये जो अंदर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, इसके अंदर कोन के अंदर का ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, जिसको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, देखिए फिर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ रेड मार्क से, ठीक है। ये देखिए, ये जो एंगल दिखाई दे रहा है, ये एंगल आपका है डी ओमेगा। क्या एंगल है ये? डी ओमेगा, बिकॉज हमने ये एक ऐसा कोण लिया है। अब मान लीजिए ऐसे बहुत सारे कोण ले लिए मैंने, ये 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करके मैंने सेंटर के अराउंड मैंने ये बहुत सारे कोण ले लिए, एंड कोण आर फिल्ड विद द आइसक्रीम। आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है ये, ठीक है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? क्या एक स्फीयर बन जाएगा? यस और नो? क्या ये पूरा एक स्फीयर बन जाएगा? राइट, समझ में आया बेटा? तो यहाँ पर हमने ये डी ओमेगा एंगल ले लिया है, एंड ये उसका सरफेस लिया है हमने, डीएस। क्या ले लिया? सरफेस डीएस।
तो बाय डेफिनेशन जब आप इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे लिखा जाता है df इज इक्वल्स टू, ये मान लीजिए डी ओमेगा एंगल लिया है, सॉरी, सो बाय डेफिनेशन हम इसे लिखते हैं डी ओमेगा इज इक्वल्स टू ds बाय आर स्क्वायर, ये आर रेडियस का है, राइट? सो वी कैन से बाय डेफिनेशन इसे क्या कहा जाता है, डी ओमेगा इज इक्वल्स टू ds बाय आर स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बेटा? यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? यस और नो? जल्दी से बताइए। राइट? यस सर। अब इसका जो यूनिट है, यूनिट क्या होता है? तो इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। क्या होता है इसका यूनिट? यूनिट इज स्टेरेडियन। ठीक है, ये उसका यूनिट है स्टेरेडियन। यहां तक क्लियर है बेटा? अच्छा, Yes, sir. अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमने एक कोन लिया है, ऐसे बहुत सारे कोन्स को हम ले लेते हैं, राइट? तो एक स्फीयर कंप्लीट बन जाएगा। अगर हमने ये जो कोन लिया है, सपोज ये मैंने कोन लिया है, ठीक है, अगर ऐसे में बहुत सारे कोन ले लेता हूं यहाँ पर, फाइन, सपोज ये मैंने कोन ले लिया, फिर उसके पास मैंने एक और कोन यहाँ पर कंसिडर कर लिया सेम उसी तरीके से, जैसे यहाँ पर मैंने एक और कोन कंसिडर कर लिया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैं घुमा के इसको अगर रख दूं, सॉरी ये हो नहीं पाएगा, जस्ट अ मिनट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक कोन बनाता हूँ, यहाँ पर एक कोन बना लेते हैं, समथिंग लाइक दिस। मैं सारे नहीं बना रहा हूँ, कुछ आपको बना के सिर्फ बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक ये बन गया, एक ये बन गया, ये थोड़ा बड़ा बन गया है, देन एक ये बन गया, राइट? तो इस तरीके से क्या ये एक स्फीयर बन जाएगा कंप्लीट? यस और नो? राइट? तो ये जितने छोटे छोटे हमने कोण लिए हैं, अगर इन सभी कोन्स का जो ये सॉलिड एंगल है बेटा, ये जो सॉलिड एंगल हमने कंसीडर किया है डी ओमेगा, सभी का अगर आप एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? इस पूरे का हमें एडिशन क्या मिल जाएगा? ओमेगा मिल जाएगा। यस और नो? इन सभी का हमें क्या मिल जाएगा? ओमेगा मिल जाएगा। फाइन। एंड ये जो सरफेस हम ले रहे हैं, जैसे ये ds लिया, इसका ds लेंगे, इसका ds लेंगे, इसका ds लेंगे, और इन सभी सरफेसेस को जब आप ऐड करेंगे, मतलब कि हम ये कहेंगे कि इंटीग्रेशन जब आप इसे करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है वो देखो। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया, बिकॉज हमें यहाँ पर दिया गया है डी ओमेगा इज इक्वल टू ds बाय आर स्क्वायर, तो हमें जितना भी सरफेस एरिया है उन सभी का क्या करना है? समेशन ले लेना है। तो वी कैन से इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल्स टू टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या लिखेंगे? टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अच्छा, अब बताओ टोटल एरिया कितना होगा सरफेस का? ये जो स्फीयर है उसका टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया अगर आप करेंगे तो कितना आएगा बताइए? 4 पाई आर स्क्वायर आएगा। कितना आएगा? Yes, sir. 4 पाई आर स्क्वायर। सो वी कैन राइट ओमेगा, जो कि आपका सॉलिड एंगल है, टोटल अगर आप समेशन करेंगे तो ओमेगा इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds बाय आर स्क्वायर, एंड पूरे सरफेस का जब आप एरिया निकालेंगे तो इट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये आपका आ गया 4 पाई। तो वी कैन से कि यहाँ पर जो सॉलिड एंगल आ रहा है, मतलब कोई पॉइंट लिया है, उस पॉइंट के सराउंडिंग में आप अगर उसका सॉलिड एंगल फाइंड कर रहे हैं स्फीयर के केस में, देन यू आर गेटिंग अ 4 पाई स्टेरेडियन। क्या आ जाएगा? 4 पाई स्टेरेडियन। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू जो हमें मिल सकती है, मैक्सिमम सॉलिड एंगल जो मिल सकता है, वो क्या आ जाएगा? 4 पाई। क्या आ जाएगा बेटा? 4 पाई। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Anyone has any doubt in this?
सो मैक्सिमम आपको कितना मिल जाएगा, 4 पाई स्टेरेडियन मिल गया। बोलो यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए पहले फटाफट से, जल्दी बताइए बेटा। सर वापस समझाओ ना, कर्व सरफेस। कौन सा वाला बेटा, कर्व्ड सरफेस एरिया? वो जो पूरे, ये सर जो पूरे सर्कल में आपने जो कोन किया और जो आता है। हाँ ठीक है ठीक है। जैसे मान लो बेटा हमने यहाँ पर ये कर्व्ड सरफेस एरिया लिया था, ये डीएस आपने, जैसे मान लो ये है तो ये हमने डीएस सरफेस एरिया लिया, राइट। हमने क्या किया, यहाँ पर डीएस सरफेस एरिया लिया। अब अगर आप पूरे स्फीयर का एरिया निकालेंगे तो कितना आता है बताइए, पूरे स्फीयर का एरिया कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर आता है। यस सर, 4 पाई तो आर स्क्वायर। हमें पूरे स्फीयर का सॉलिड एंगल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया भी लेना पड़ेगा। तो पूरे स्फीयर का जो सरफेस एरिया है बेटा वो कितना आ जाता है, 4 पाई आर स्क्वायर आ जाता है। तो यहाँ पर हमने उसकी वैल्यू पुट की है, पूरे सरफेस का पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया विच इज 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो हमें जो यहाँ पर सॉलिड एंगल मिल रहा है दैट इज 4 पाई स्टेरेडियन। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अच्छा अब आगे समझिए। अब यहाँ पे तो हमने बेटा बात की है किसके लिए, स्फीयर के बारे में। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमें एग्जाम में दिया गया हो हेमिस्फीयर, क्या दिया हो, हेमिस्फीयर, तो उसके लिए क्या करेंगे समझिए आप यहाँ पर। सो इफ वी से इफ देयर इज अ फॉर हेमिस्फीयर, फॉर हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर के लिए क्या हो जाएगा समझिए आप। अब हेमिस्फीयर क्या होता है, कुछ इस तरीके का होगा। जस्ट मिनट, फिर से बना देता हूँ, जस्ट गिव मी मोमेंट। ठीक है, कुछ इस तरीके का हेमिस्फीयर, राइट। अब आप यहाँ पर ये जो हेमिस्फीयर आपको दिखाई दे रहा है बेटा, इस हेमिस्फीयर के कंडीशन में ये हमने कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब आप बताइए कि इसका जो सॉलिड एंगल आएगा वो आपको फाइंड करना है, क्या निकालना है, सॉलिड एंगल फाइंड करना है। तो सॉलिड एंगल इसके अबाउट आएगा, यस और नो? यहाँ पर ही तो निकालेंगे सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल निकालने का तरीका क्या होता है, सॉलिड एंगल ऑफ हेमिस्फीयर, सॉलिड एंगल ऑफ हेमिस्फीयर, छोटा से मैं लिख रहा हूँ HS करके हेमिस्फीयर को, इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ, वही करेंगे सरफेस एरिया। तो बताइए इसका सरफेस एरिया कितना आ जाएगा बेटा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds बाय आर स्क्वायर। तो इसका सरफेस एरिया बताइए कितना आएगा बेटा, जब पूरे स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर था तो हेमिस्फीयर का कितना आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर आएगा, 2 पाई आर। राइट। तो 2 पाई आर स्क्वायर ये किसका सरफेस एरिया आ गया, हेमिस्फीयर का, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और हेमिस्फीयर का हमें क्या मिल जाएगा, 2 पाई मिल जाएगा। इसका मतलब आपका जो सॉलिड एंगल आएगा हेमिस्फीयर के केस में वो कितना आएगा, 2 पाई स्टेरेडियन, यस और नो? यस समझ में आया यस बेटा सर। यहाँ तक? ठीक है, अब समझिए आगे। देखिए अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप, एक्चुअल में इट इज नॉट रिलेवेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड नॉट रिलेवेंट फॉर द डेरिवेशन। इसका डेरिवेशन आप चाहें तो हम कर सकते हैं बट हमें जरूरत नहीं है, तो अननेसेसरी हम अपनी एनर्जी उसके पीछे वेस्ट नहीं करेंगे, राइट। मैं आपको डायरेक्टली एक रिलेशन बता रहा हूँ, उस रिलेशन को आपको याद रख लेना है, ठीक है। अगर आप में से किसी को इंडिविजुअली पता करना है कि कहाँ से आया तो आप मुझे बताना, मैं आपको इंडिविजुअली बता दूंगा, ठीक है। बट यहाँ पर अननेसेसरी हम उसके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फाइन। चलिए देखिए, लेट्स से देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द ओमेगा एंड थीटा। क्या रिलेशन है वो समझिए। रिलेशन ये इसलिए मैं बता रहा हूँ बिकॉज कई बार एग्जाम में इसके बेसिस पे क्वेश्चन करना इजी हो जाता है। रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड थीटा। अब ये ओमेगा तो आपको पता है कि सॉलिड एंगल है, और थीटा क्या आएगा, तो थीटा जो है यहाँ पर हम बेटा लेंगे सेमी वर्टिकल प्लेन एंगल। थीटा को हम क्या लेंगे, सेमी वर्टिकल प्लेन एंगल। बट उसके लिए पहले इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या है ये, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने
एक कोन शेप ले लेते हैं बेटा यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने कोन ले लिया है। एंड नाउ ये हमने जस्ट अ मिनट कुछ इस तरीके से ले लिया। सबको समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली इससे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। कुछ इस तरीके से वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पर बेटा आप समझिए कि ये जो एंगल है ये कोन ही है, और कोन में इस तरीके का एंगल बनेगा, राइट, सॉलिड एंगल। तो ये जो सॉलिड एंगल बनेगा दैट एंगल इज ओमेगा, दैट एंगल इज ओमेगा। एंड यहाँ पर इसके अंदर अब आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से एक थीटा एंगल बनता हुआ दिख रहा है, आपको दिख रहा है, यस और नो? दिख रहा है थीटा एंगल, राइट? Yes. और इसकी रेडियस हमने कंसीडर कर ली है आर। क्या कंसीडर कर ली? आर। तो यहां पर आप समझिए कि ये जो है इसे हमने लिया है कर्व्ड सरफेस पार्ट ऑफ द स्फीयर। ये क्या है? कर्व्ड सरफेस, लिख देता हूं पूरा ताकि नेक्स्ट टाइम आपको ध्यान रहे। कर्व्ड सरफेस पार्ट ऑफ स्फीयर, ठीक है। और ओमेगा आप सभी जानते हैं दैट इज योर सॉलिड एंगल। ओमेगा क्या है बेटा? सॉलिड एंगल है। एंड थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है? तो थीटा रिप्रेजेंट करता है सेमी वर्टिकल। देखो सेमी वर्टिकल, ये पर वर्टिकल है, ठीक है, तो वी विल से सेमी वर्टिकल प्लेन एंगल सेमी वर्टिकल प्लेन एंगल ऑफ कोन, ठीक है। अब यहाँ पर कहानी तो वही रहेगी बेटा कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया अपॉन आर स्क्वायर। यही हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला रहता है वो यही रहता है, राइट। अब इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, ठीक है। डेरिवेशन में नहीं बता रहा हूं, चलेगा कि बताऊं? बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर जो रिलेशन है वो कुछ ऐसा है कि ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 1 - cos थीटा। क्या रिलेशन आएगा? ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 1 - cos थीटा। ये रिलेशन बेटा आ जाता है किसके बीच में? ओमेगा और थीटा के बीच में। इसकी डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन को जब आप करेंगे उसके बाद में रिलेशन हमें मिलता है, ठीक है। अब आप समझिए कि ये हमने जो निकाला ओमेगा और थीटा का रिलेशन, इसका हमें क्या फायदा है? इसको हम चेक करके देखते हैं, ठीक है। क्या चेक करेंगे? समझिए, हमने जैसे अभी हमने हेमिस्फीयर एंड सॉलिड्स, हेमिस्फीयर एंड स्फीयर दोनों के लिए हमने क्या किया था? ओमेगा की वैल्यू फाइंड की थी, राइट, कि ओमेगा हमें मैक्सिमम क्या मिलता है? 4 पाई मिलता है इन द केस ऑफ स्फीयर, एंड हेमिस्फीयर के केस में क्या मिलता है? दैट इज 2 पाई। क्लियर है बेटा? अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं उसी चीज को कि हमने ये जो रिलेशन निकाला है ये हमारे लिए क्या कोई हेल्प करेगा, नहीं करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में हेमिस्फीयर है, लेट्स चेक फॉर हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर में आप सभी जानते हैं कि किस तरीके का शेप रहेगा हेमिस्फीयर में, राइट। और अगर आप इसका सेमी वर्टिकल एंगल निकालें तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पर 90 आएगी। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? सेमी वर्टिकल एंगल 90 आएगा, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो सेमी वर्टिकल एंगल आया आपका 90 डिग्री। और आप यहाँ पे अब रखिए फॉर हेमिस्फीयर, अगर आप यहाँ रखते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 - cos थीटा, और यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा? 90। सो थीटा की वैल्यू यहाँ पर 90 है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 - cos 90। cos 90 का वैल्यू क्या आ जाता है? 0। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? 2 पाई स्टेरेडियन आ गई। तो इसका मतलब हमने जो फॉर्मूला अप्लाई किया क्या वो बिल्कुल सही है, यस और नो? क्या यही आया था पहले भी?
यस और नो? Yes, sir. बोलो Yes, क्लियर sir. है? उसके अलावा अगर आप बात करें स्पीयर की, तो स्पीयर को भी देख लो आप। सपोज अगर हम यहाँ पर स्पीयर ले लेते हैं, ठीक है, और स्पीयर के केस में सेमी वर्टिकल एंगल कितना आएगा? ये सेमी वर्टिकल एंगल कितना आएगा? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा बेटा, यस और नो? यस सर। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 180 डिग्री, और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। सो 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस 180 -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 2 पाई इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4 पाई हो जाएगा। तो ओमेगा यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई स्टेरेडियन। क्या यही आता था पहले? Yes. बताइए, क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes. तो ये आपका फॉर्मूला बिल्कुल सही सेट हो गया। ठीक है, अब इस तरीके का कोई भी शेप आए तो आप उसको निकाल सकते हैं। बोलो क्लियर है बेटा यहां तक? यस पक्का? Yes, sir. Great. Yes, sir. अब आगे देखो, अब हम बात करेंगे फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसके बारे में बात करने वाले हैं? अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम बात करेंगे। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है बेटा, पक्का से? एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस? इसमें जो पढ़ा है उसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ पहले। एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस बेटा? No. No, sir. चलिए, बहुत बढ़िया। अब आप समझिए आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हम बात करेंगे। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नक्षत्र समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए देखिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? एनीवन आप में से कोई बताना चाहेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? फाइन। तो देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली हमें क्या प्रोवाइड करता है? द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, या फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिसे हम कहते हैं, व्हेन दे आर पासिंग थ्रू द सम सरफेस एरिया, किसी भी सरफेस एरिया से, चाहे वो रियल है या इमेजिनरी सरफेस एरिया से, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, तो दैट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को हम रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूज करते हैं, राइट? सो वी विल से इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the number of electric field lines, the number of electric field lines crossing या फिर crossing across any real or imaginary surface area ठीक है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा फाई से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? फाई। क्या कहते हैं बेटा? फाई। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? Pi. ठीक है। सो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी आप कह सकते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कह सकते हैं, विच इज पासिंग थ्रू द एनी रियल और इमेजिनरी सरफेस एरिया। अब मान लो कि यहाँ पर हमने कोई एक सरफेस ले ली। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक सरफेस आपको शो कर देता हूँ कि मान लो यहाँ पर हमने एक प्लेन सरफेस कंसिडर किया है। ये मान लो हमने कोई एक सरफेस ले ली, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो हमने सरफेस ली है, प्लेन सरफेस, इस प्लेन सरफेस पे अगर यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास हो रही है,
या फिर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से पास हो रही है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इस प्लेन में से पास हो रही है वो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से पास होती है, मान लीजिए सपोज पैरेलल टू द प्लेन सरफेस या टेंजेंशियल टू दैट सरफेस, ठीक है, तो यहां पर इसे कंसिडर नहीं किया जाता फ्लक्स की टर्म के लिए। समझ में आया? समझ में आया बेटा? यस सर। इसका मतलब जो फील्ड लाइंस उस प्लेन को पास करेंगी या क्रॉस करेंगी उस वही आपको क्या देती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देती है। बाकी अदरवाइज कोई उसके टेंजेंशियल जा रही है या उसके पैरेलल है तो उसे हम कंसीडर बेटा नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ पर सिमिलरली कि मान लो यही प्लेन हमने लिया हुआ है और उस प्लेन पे हमने कोई सरफेस कंसीडर कर ली, सपोज ये हमने उस पे कोई सरफेस कंसीडर कर ली, ठीक है। अब सरफेस का सरफेस एरिया आपने ध्यान होगा, आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया था वेक्टर के अंदर कि सरफेस एरिया जो है वो हमने मान लो इसका परपेंडिकुलर सरफेस एरिया ये ले लिया ds। क्या ले लिया इसका परपेंडिकुलर सरफेस एरिया? ds। और यहाँ पर इमेजिन कर लीजिए कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वेक्टर E से जिसे हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, इट पासिंग थ्रू दिस इन सच अ वे, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस एरिया एलिमेंट के साथ मतलब जो ds एरिया आपने लिया है उसके साथ एंगल बनाया है थीटा। क्या एंगल बना लिया बेटा? थीटा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर आप समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब इस ds में से पास हो रही है तो पहली चीज कि उसने थीटा एंगल बनाया हुआ है, तो x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया हुआ है तो हम उसे क्या लिखेंगे, e cos थीटा लिखेंगे, और y एक्सिस के साथ क्या बन जाएगा, ये e sin थीटा बनेगा। यस और नो? यस और नो? तो इसमें से कौन सा कंपोनेंट आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कंसीडर करेंगे फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? बताइए, ई cos थीटा या ई sin थीटा? ई cos थीटा कंसीडर किया जाए, राइट, बिकॉज ई cos थीटा जो है वो इसके ये जो प्लेन सरफेस हमने लिया है उससे पास हो रहा है, और ई sin थीटा क्या है, उसके टेंजेंशियल है या उसके पैरेलल हम कंसीडर कर सकते हैं, वो उसमें से पास नहीं होने वाला है, तो वी विल नॉट कंसीडर इट। बोलो यहां तक क्लियर है? तो यहाँ पर अगर आपने ds एलिमेंट लिया है, कोई प्लेन है उस प्लेन पे आपने ds एलिमेंट लिया है, तो उसकी वजह से मिलने वाला जो फ्लक्स है वो भी क्या होगा, डी फाई होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया डी फाई इज इक्वल्स टू अब देखो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि ये e cos थीटा और ये ds, ये दोनों का जो प्रोडक्ट हो रहा है वो थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री पे हो रहा है। कितना हो रहा है? थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री पे, मतलब इन दोनों के बीच में अगर आप एंगल देखें तो 0 डिग्री है। अगर आप इसे नॉर्मली जनरल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो यू कैन राइट इन दिस वे दैट e cos थीटा इनटू ds। समझ में आया? क्या लिख सकते हैं? e cos थीटा इनटू ds। अब यहां पर आप समझ सकते हैं कि e ds cos थीटा, दैट मींस इन शॉर्ट वी कैन राइट वेक्टर e डॉट ds। क्या इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा? वेक्टर e डॉट ds। बोलो यहां तक समझ में आया? यस और नो? Yes, sir. यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। कोई डाउट? अच्छा, अब आप समझिए, अगर आपको यहाँ पर हमने इस सरफेस से हमने कुछ कोई उसका पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर एलिमेंट कंसीडर किया ds, उसके लिए हमने फ्लक्स फाइंड किया। मान लीजिए आपको पूरी सरफेस पे निकालना है तो क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर पूरी सरफेस के लिए क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो व्हाट वी कैन राइट इन दिस वे दैट फाई फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ द सरफेस, मतलब जो पूरी सरफेस लिया उसका पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे इसको इनटू वेक्टर e डॉट ds। बोलो यहां तक क्लियर है? और यहां पे लिख सकते हैं कि इफ वेक्टर e इज नॉन यूनिफॉर्म, क्या लिख सकते हैं, इफ वेक्टर e इज नॉन यूनिफॉर्म। बोलो यहां तक समझ में आया? अब यहाँ पर वेक्टर e को हम बाहर इसलिए नहीं लिख सकते हैं बिकॉज यहाँ पर अगर वेक्टर e नॉन यूनिफॉर्म दिया है तो हम उसे बाहर नहीं ले जा सकते हैं, राइट, हमें क्या करना पड़ेगा, उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन जो है दैट इज यूनिफॉर्म, तो सिर्फ आपको किसका इंटीग्रेट करना है, ds का इंटीग्रेट करना है।
दैट मीन्स उसमें हम ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। तो व्हाट वी कैन राइट दैट टोटल फ्लक्स phi इज इक्वल्स टू वेक्टर e डॉट वेक्टर s if इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। बोलो ये दोनों चीजें क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा, सबको समझ में आया? अब आगे देखिए, प्रथम, मिश्का, अब समझिए। मान लीजिए यहां पर हमने एक पॉइंट चार्ज क्यू कंसीडर किया। क्या किया हमने, एक पॉइंट चार्ज क्यू कंसीडर किया है। और जब आपने यहाँ पर पॉइंट चार्ज क्यू कंसीडर किया है तो डेफिनेटली इसकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से टर्मिनेट होती हैं या इमर्ज होती हैं। कुछ इस तरीके से, राइट। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट किया है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? कोई दिक्कत? अब यहाँ पर समझिए कि ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या फिर जिसे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्जिंग और टर्मिनेट, तो इसे क्या कहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इमर्जिंग और टर्मिनेट क्यू बाय एप्सिलॉन। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्यू बाय एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है, इट्स अ मीडियम। मीडियम की परमिटिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एप्सिलॉन का यूज करते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इमर्जिंग और टर्मिनेट which is can be represented by q by epsilon। किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, q by एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन क्या रिप्रेजेंट करता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मान लीजिए कि q चार्ज को आपने फ्री स्पेस या वैक्यूम में रखा हुआ है, तो हम उसे क्या कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, phi मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय q by एप्सिलॉन नॉट। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर स्पेस और वैक्यूम और एयर फ्लक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉइंट चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। बोले यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. ठीक है, तो यहां पर एक स्टेटमेंट बनता है, समझिए। अभी बहुत बढ़िया चीज आपको समझ में आएगी। समझ, अ पॉइंट चार्ज emanates q by epsilon naught। a point charge emanates q by epsilon naught into phi। ठीक है, और यू कैन से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ELFO लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स फॉर सॉलिड एंगल 4 पाई, और सॉलिड एंगल 4 पाई। तो यहां पे मैंने लिखा है अ पॉइंट चार्ज एमिनेट्स q बाय एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ फ्लक्स और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स फॉर सॉलिड एंगल 4 पाई। कैसे, समझिए। अगर आप यहाँ पे देखें तो मैक्सिमम सॉलिड एंगल बेटा क्या आएगा इसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए मैक्सिमम सॉलिड एंगल क्या आएगा इसके लिए, 4 पाई आएगा, यस और नो। और इसमें से अगर आप फ्लक्स देखें तो कितना मिल रहा है, q बाय एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पर कह रहा हूं कि 4 पाई सॉलिड एंगल के लिए अगर आपको फ्लक्स मिल रहा है q बाय एप्सिलॉन नॉट, मैं यहाँ पे लिखता हूं फॉर 4 पाई सॉलिड एंगल के लिए आपको मिल रहा है q बाय एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स। तो 1 स्टेरेडियन मतलब 4 पाई स्टेरेडियन के लिए कितना मिला, q बाय एप्सिलॉन नॉट मिला। 4 पाई स्टेरेडियन के लिए कितना मिला, 4 पाई स्टेरेडियन के लिए कितना मिला, q बाय एप्सिलॉन नॉट मिला। तो 1 स्टेरेडियन के लिए कितना मिलेगा,
1 स्टेरेडियन के लिए कितना मिलेगा भाई? क्यूब बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिलेगा, यस और नो? 1 स्टेरेडियन के लिए कितना मिलेगा? क्यूब बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सो फॉर 1 ओमेगा स्टेरेडियन क्या लिख सकते हैं? क्यूब बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओमेगा, मतलब जो आपका यहाँ पर ओमेगा आपका जो भी एंगल आता है इन द फॉर्म ऑफ स्टेरेडियन सॉलिड एंगल, उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? फ्लक्स मिल जाएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है? समझ Yes, बेटा मैंने यहाँ पे एक किया कि एक पॉइंट चार्ज लिया और उस पॉइंट चार्ज के आसपास की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने रिप्रेजेंट की, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर स्पेस या वैक्यूम या एयर में रखा हुआ है तो हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर आप समझिए कि यहाँ पर हमने जो सॉलिड एंगल कंसीडर किया, मान लो कोई स्पीयर है और स्पीयर के लिए पॉइंट चार्ज कंसीडर किया, तो उस केस में आपको सबसे ज्यादा सॉलिड एंगल मिलता है, दैट इज मैक्सिमम सॉलिड एंगल कैन बी 4 पाई। तो यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि 4 पाई स्टेरेडियन के लिए अगर आपको फ्लक्स मिल रहा है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो 1 स्टेरेडियन के लिए कितना मिलेगा? क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिलेगा, यस और नो? तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ओमेगा, यस और नो? यहां तक बात समझ में आई है बेटा सभी को? यस और नो जल्दी से बताइए। Yes, sir. ठीक है, अब आगे समझिए। यहां से काफी सारे क्वेश्चन है जो आपके अब सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, देखिए मान लीजिए हम यहाँ पर लेते हैं कि एक पॉइंट चार्ज है विच इज एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, देन फ्लक्स टू द क्यूब इज, हमने क्या किया, एक पॉइंट चार्ज लिया है जिससे हमने रखा है कहां पर? एक सेंटर ऑफ द क्यूब पे रखा है, देन फ्लक्स टू द क्यूब इज आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं ले लूं पॉइंट चार्ज at the center of the cube, then flux through the cube कितना आएगा? तो जैसे अब आप समझिए कि एक पॉइंट चार्ज को रखा आपने, कहाँ रखा? सेंटर ऑफ द क्यूब पे रखा, तो उसमें से जो फ्लक्स निकलेगा वो कितना निकल रहा होगा? क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट निकलेगा। कितना निकलेगा भाई? अगर आपने यहाँ पर एक क्यूब लिया, ठीक है, ये क्यूब ले लिया आपने, ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? और इस क्यूब के सेंटर पे आपने प्लस क्यू चार्ज ले लिया है, राइट? तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ जा रही होंगी? बाहर जा रही होंगी, यस और नो? कुछ इस तरीके से, राइट? समझ में आ रहा है सभी को? तो मैं बेटा यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर पॉइंट चार्ज लिया हुआ है तो इस केस में भी सॉलिड एंगल कितना बनेगा? 4 पाई बनेगा। तो अगर हम यहाँ पर ये कहें कि एक पॉइंट चार्ज रखा है जिसका फ्लक्स हमें कितना मिल रहा है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। फ्लक्स कितना मिल जाएगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स इज, टोटल फ्लक्स कह रहा हूँ बेटा, टोटल फ्लक्स कितना मिल रहा है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर अब आप समझिए, अगर हम आपसे कहा जाए कि किसी एक फेस से, जैसे ये जो क्यूब है, इस क्यूब में कितनी फेसेस हैं? देयर आर 6 फेसेस आर देयर। भाई 6 फेस हैं इसकी। yes, sir. 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 फेसेस हैं।
राइट, आगे पीछे 2 और 4, तो टोटल 6 हो गई। तो किसी एक फेस के थ्रू कितना फ्लक्स मिल रहा होगा? फ्लक्स थ्रू एनी वन ऑफ द फेस, बताओ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्लक्स, ये तो टोटल फ्लक्स आ गया क्यूब के केस में, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए फ्लक्स थ्रू any one of the faces of the cube, तो कितना आएगा बताओ? फ्लक्स थ्रू एनी फेस, Q by 6 epsilon naught. एग्जैक्टली क्यू कितना आ जाएगा? क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। क्यों? बिकॉज देयर आर 6 साइड्स, तो हर एक साइड से निकल रहा होगा तो डिवाइड होगा उतने से, तो क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आंसर आएगा बेटा। बोलो क्लियर है? समझ में आया यहां तक? Yes. कोई डाउट? Yes, sir. क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, राइट। अच्छा, अब समझिए, अब यहां पर समझिए कि आपने चार्ज को क्यूब के वर्टेक्स पे रख दिया। कहाँ रख दिया? देखो, जैसे ये अपना क्यूब है, मैं इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि यहां पर हमने प्लस क्यू चार्ज लिया है, प्लस क्यू चार्ज इज एट द वर्टेक्स ऑफ द क्यूब, तो फाइंड द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये है। तो जब आपने चार्ज को वर्टेक्स पे रख दिया है, किस पे रख दिया? वर्टेक्स, तो यहां पर हम क्या करेंगे? इसको सिमेट्रिकल बनाने के लिए, जिससे आपका ये आसान हो जाएगा, तो क्या करेंगे? इसको सेंटर पे लेके आएंगे, इस चार्ज को क्या करेंगे? सेंटर पे लेके आएंगे। अगर सेंटर पे लेके आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसी तरीके का एक और क्यूब इसके ऊपर रखना पड़ेगा हमको, सेम एज इट इज। एक क्यूब आपको उठा के कहाँ रखना पड़ेगा? इसके ऊपर रखना पड़ेगा। यस और नो? समझ में आ रहा है बेटा? अगर आपको इस चार्ज क्यू को, यहाँ पर जो चार्ज क्यू लिया हुआ है, इस चार्ज क्यू को सेंटर पे लेके आना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो क्यूब आपको दिखाई दे रहा है, इसी तरीके का क्यूब एक और आपको यहाँ पे ऊपर रखना पड़ेगा इसके। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ये हमने ऊपर रख दिया इसके। ठीक है, इसको हटा देते हैं एक बार, इसकी जरूरत। अब जैसे चार्ज लगाए मैंने इस पे, ठीक है, तो चार्ज जैसे ये सेंटर है, ठीक है, ये क्या लिया? सेंटर। अब मैं इसको 1D में दिखा, ये 3D है, मतलब 3D में दिखाना होता है तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आ जाती है, बट वो 3D में इतना सबको 8 के 8 क्यूब रखना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली क्या है, कि ये आपका क्यू चार्ज है और ये आपका क्यूब है। तो मैं उसकी सिर्फ फ्रंट साइड दिखा रहा हूँ, तो एक तो ये क्यूब आ गया, एक ये दूसरा क्यूब आ गया, सिमिलरली एक यहाँ पे तीसरा क्यूब आ जाएगा, फिर एक यहाँ पे चौथा क्यूब आ जाएगा, सिमिलरली उसके आगे की तरफ। ठीक है, तो टोटल 4 4 प्लस 4, टोटल कितने क्यूब आ जाएंगे? 8 क्यूब लगेंगे। मतलब ये जो 8। चार्ज आपको दिखाई दे रहा है, ये क्यू चार्ज आपको क्या मिलेगा? सेंटर में मिल जाएगा। और जब क्यू चार्ज आपको सेंटर मिलेगा, और कितने क्यूब्स हैं टोटल? तो 8 क्यूब्स हैं, राइट। तो किसी एक क्यूब में से आपको कितना फ्लक्स मिल रहा होगा? क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। इफ देयर आर Yes, 8 sir. Yes, क्यूब्स, sir. इफ देयर आर 8 क्यूब्स, ठीक है, और हम ये कह रहे हैं कि इसमें से जो आपको फ्लक्स मिल रहा है, तो टोटल फ्लक्स तो आपको कितना मिलेगा? टोटल फ्लक्स आपको मिलेगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, बट देयर आर, इफ देयर आर 8 क्यूब्स,
बिकॉज मुझे उसे सेंटर पे लेके जाना है, तभी आपको एग्जैक्टली मिल पाएगा वो। इफ देर आर 8 क्यूब, सिमेट्रिकल बनाने के लिए हमने 8 क्यूब लगा दिए और उसको सेंटर पे ले गए। तो इफ देर आर 8 क्यूब्स, अब आपको पता करना है कि किसी एक क्यूब में से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो इफ देर आर 8 क्यूब, सो फ्रॉम एनी ऑफ देम क्यूब, किसी भी एक क्यूब से फ्लक्स कितना मिल रहा होगा? Q by Q 8 by 8 epsilon. epsilon naught. Flux from any one cube is Q by 8 epsilon naught. बोलो यहां तक क्लियर है? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। है भाई किसी को कोई डाउट? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमने जो कहानी लिखी थी सबसे पहले, कि अगर हमने चार्ज को कहाँ पे प्लेस किया हुआ है, एट इट्स वर्टेक्स। मैंने आगे यहाँ पे मेंशन नहीं किया क्या? ओके चलो यहाँ मेंशन कर देता हूँ। व्हेन अ चार्ज Q is placed at the vertex of a cube, ठीक है, क्यूब के किसी भी वर्टेक्स पे हमने रखा है तब, तो हमें किसी एक में से कितना मिल रहा है, मतलब उस एक में से। ये तो मैंने 8 बनाए ताकि मुझे सिमेट्रिकल हो जाए और इजीली हमें फाइंड कर लें। अदरवाइज एक क्यूब रखा था, एक क्यूब के वर्टेक्स पे हमने चार्ज क्यूब प्लेस किया था, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर गेटिंग द फ्लक्स थ्रू दैट क्यूब इज Q by 8 epsilon naught। अब आगे की कहानी समझो। कहानी बेटा ये है हमारे पास में कि ये जो क्यूब है, यहाँ पर एक और क्यूब मैं बना लेता हूँ फटाफट से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक और क्यूब ले लिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने कहाँ पे रखा था चार्ज क्यू को, तो वी प्लेस्ड अ चार्ज क्यू हियर। यहाँ पर हमने चार्ज क्यू रखा था और उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिल रही थी, राइट? यस और नो? ये वर्टेक्स पे रखा था हमने चार्ज क्यू कुछ इस तरीके से, एंड वी आर गेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन सच अ वे, राइट? तो through this cube, flux through the cube is Q by 8 epsilon naught. Now the question is कि अगर इसकी किसी एक फेज के थ्रू आपको फाइंड करना है, ये हमने क्यूब लिया और उस क्यूब के किसी एक फेज से, ठीक है, कितना आपको मिलेगा फ्लक्स थ्रू द एनी ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब इन दिस केस? Question is flux through any of the face of the cube, किसी भी एक फेस के थ्रू अगर आपको फाइंड करना है तो आपको कितना फ्लक्स मिलेगा बेटा, बताओ चलो फटाफट से। इस पूरे क्यूब में से Q by 8 एप्सिलॉन नॉट निकल रहा है, लेकिन अब आपको पूछा जा रहा है कि किसी एक फेस से। अब यहाँ पर चलो मैं फेसेस का नामकरण भी कर देता हूँ फटाफट से, ठीक है? चलो देखो, तो मैंने नाम दे दिया इसको A B C D, राइट? यहाँ पे नाम ले लिया E F G और H, ये नाम दे दिए। अब आपसे पूछा जा रहा है, फेसेस एक एक करके फेसेस के नाम लिख लेते हैं, कि फ्लक्स थ्रू C D H G, C D H G, समझिए, ये C, ये D, ये H और ये G। तो फ्लक्स थ्रू C D H G कितना आएगा, बता सकता है कोई भी? एनीवन जल्दी बताइए।
Q फ्लक्स by 24 epsilon naught. नहीं 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 Q by नहीं 48 epsilon naught. नहीं 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 नहीं। देखिए फ्लक्स हम कब लेते हैं, जस्ट रुको 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 रुको, फ्लक्स बेटा हम कब लेते हैं? फ्लक्स हमारे लिए तभी कंसीडर होता है जब फ्लक्स इज पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया, मतलब उस सरफेस से पास हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इस सरफेस से पास हो रही है, जिससे मैं अब डार्क करके बता रहा हूँ, इस सरफेस से पास हो रही है, तो यहाँ पर तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सी डी एच जी से पास हो रही है वो तो सब टेंजेंट है, उससे टेंजेंट या पैरेलल जा रही है, तो उसके थ्रू थोड़ी ना जा रही है, तो यहाँ तो फ्लक्स मिलेगा ही नहीं इस सरफेस पे। तो बात आई समझ में? मान लो आप एक कमरे में बैठे हो और उस कमरे के किसी भी एक कॉर्नर पे आपने चार्ज मान लिया, तो उस चार्ज के कांटेक्ट में आने वाले जितने भी साइड्स हैं, उन सभी साइड्स पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही होंगी, क्या वो सारी पैरेलल होंगी या सारी टेंजेंट होंगी उसके लिए? यस और नो? Yes, sir. तो यहाँ पर सी डी एच जी वाली जो सरफेस है बेटा, जो सी डी एच जी जो सरफेस लिया है उससे तो टेंजेंशियल है या पैरेलल है, तो यहाँ पर तो फ्लक्स क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। दूसरी समझिए कि फ्लक्स थ्रू डी एच ई ए, इसमें बताओ कितना आएगा? फ्लक्स थ्रू डी एच ई ए, इसमें कितना आएगा? जीरो आएगा, राइट? इसमें भी क्या आ जाएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि ये वाली जो सरफेस आपको दिखाई दे रही है डी एच ई ए वाली, ये भी कैसी है? उसी पॉइंट चार्ज की वजह ऊपर रखे हुए, मतलब वो जो पॉइंट चार्ज है उस पॉइंट चार्ज से मिलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो भी क्या होगी? इससे टेंजेंशियल होगी या पैरेलल होगी? तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा, राइट? अब समझो तीसरा, मतलब सर वो तो जो भी पैरेलल लाइन कनेक्टेड होगी वो चार्ज से, पॉइंट चार्ज से, वो सारी जीरो ही होगी ना? जीरो ही होगी, वहां से पास नहीं हो रही है ना, उसके टेंजेंशियल जा रही है। हमें क्या चाहिए? उसके पास थ्रू होनी चाहिए, राइट? तीसरा समझो, तीसरा फ्लक्स, तीसरी साइड अगर हम लें थ्रू एबीसीडी, थ्रू एबीसीडी, तो ये भी कितनी हो जाएगी? एबीसीडी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यस और नो? राइट? ये वाली जो साइड आपको दिखाई दे रही है एबीसीडी, ये भी जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो गई? क्यों जीरो हो गई भाई? क्योंकि इससे भी क्या है, ये पैरेलल या टेंजेंशियल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यस और नो? तो इसका मतलब ये तीन साइड पे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया जीरो। अब बची कितनी? बची कितनी? तीन ही बची। अगर तीन में से जीरो होगी तो बाकी तीन बची। अब जब थ्री बची है तो क्या हो जाएगा? Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट था टोटल फ्लक्स, और तीन साइड्स हैं। कितनी? तीन साइड्स हैं, तो 3 टाइम्स ऑफ फ्लक्स होगा, मतलब तीन साइड्स का कितना होगा? 3 टाइम्स होगा। समझो टोटल फ्लक्स आपको बेटा गिवन है, टोटल फ्लक्स आपको मिला Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। अब हमारे पास में तीन फेसेस बचे हैं। कौन कौन से स्पेसेस बचे हैं? एक तो आपका ये, ठीक है, दूसरा आपका ये वाला पार्ट, और तीसरा आपका ये वाला पार्ट पीछे वाला, राइट? ये तीन बची हैं। तो ये तीनों में क्या आ जाएगा? अब ये तीन में से पास होगी, ये तीन में से पास होगी, तो Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ फ्लक्स। भाई अगर किसी एक का फाई है तो तीन साइड्स का 3 टाइम्स ऑफ फाई होना चाहिए, तो 3 टाइम्स ऑफ फ्लक्स फॉर एनी फेस, 3 टाइम्स ऑफ फ्लक्स इन ऑफ एनी फेस, मतलब किसी भी एक का, क्योंकि तीन साइड, तीन फेसेस हैं, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 फेसेस आर देयर, 3 इंटू फ्लक्स ऑफ एनी फेस। तो किसी एक का निकालना है आपको, तो फ्लक्स ऑफ एनी ऑफ द फेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q, और ये 3 नीचे आ जाएगा, Q बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। बोलो यहां तक क्लियर है? समझ में आया यहां तक? Yes. पक्का? तो अब जो साइड्स बची मैं उनका नाम लिख देता हूं, तो फ्लक्स E F, चलो वहीं लिख देता हूं आगे। देखिए अरे नहीं, मैं जब फ्लक्स
through EFGH, flux through FBCG, and flux through EFBA. ठीक है, EFBA कितनी? Q by 24 एप्सिलॉन नॉट, इसका भी Q by 24 एप्सिलॉन नॉट, और इसका भी Q by 24 एप्सिलॉन नॉट। बोलो आगे आंसर सभी को, यस और नो? Yes, sir. कोई डाउट? Yes, sir. नहीं होना चाहिए, राइट? अच्छा, अब और आगे समझो। मान लीजिए आपसे पूछा जाए, अच्छा क्वेश्चन है ये, that find the flux through curved surface area of hemisphere, कितना आएगा हेमिस्फीयर में? तो जैसे कि आप जानते हैं हेमिस्फीयर कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके का होता है हेमिस्फीयर। अब यहाँ पर कौन सा चार्ज रखा हुआ है? प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। कौन सा चार्ज रखा हुआ है? प्लस क्यू चार्ज रखा, और इस प्लस क्यू चार्ज से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ दिख रही है? बाहर जाती हुई दिख रही होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से बाहर जा रही होंगी, कुछ इस तरीके से, राइट? तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आपको दिख रहा होगा कि टोटल फ्लक्स जो है वो कितना है? Q by एप्सिलॉन नॉट है। लेकिन यहाँ पे हमें तो इस सरफेस एरिया में से कितनी पास हो रही है? हाफ ऑफ इट। भाई आधी नीचे जा रही है और आधी ऊपर जा रही है, तो हमें तो उसी से मतलब है जो बाहर जा रही है, मतलब उस सरफेस एरिया को जो क्रॉस कर रही है उसी से हमें मतलब है। तो आधी ऊपर जा रही है और आधी नीचे जा रही है, तो कितना आएगा? फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आएगा? फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना आएगा? बताओ। अरे आधा हो जाएगा बेटा, Q by 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Q by 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, होगा भाई। Yes, sir. 50% ऊपर देखो, पूरा होता तो Q by एप्सिलॉन नॉट आता, लेकिन आधा ऊपर है आधा नीचे है। जो आधा नीचे ये तो हमारे कोई काम का नहीं है, राइट? ये तो वेस्टेज है हमारे लिए। तो हमारे लिए काम का तो यही है जो 50% अब ऊपर की तरफ जा रही है, तो वो कितनी आ जाएगी? तो Q by 2 एप्सिलॉन नॉट, यस और नो? यस सर। राइट। अच्छा, अब यहां पर हमने आगे एक चीज पढ़ी थी, देखिए 1 ओमेगा स्टेरेडियन के लिए हमने क्या पढ़ा था? फ्लक्स कितना होता है? 1 ओमेगा स्टेरेडियन के लिए होता है Q by 4 पाई एप्सिलॉन इनटू ओमेगा। अगर आपको सॉलिड एंगल पता है, क्या पता है? सॉलिड एंगल, तो आप फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो अब आप समझिए कि 1 ओमेगा के लिए हमने लिखा था, ये ऑल्टरनेट मेथड है, दोनों बता रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। हमने लिखा था 1 ओमेगा के लिए फ्लक्स कितना था? 1 ओमेगा के लिए फ्लक्स कितना था बेटा? Q by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ओमेगा। अब हमें किसके लिए निकालना है? हमें किसके लिए निकालना है? हेमिस्फीयर के लिए। तो हेमिस्फीयर के लिए कितना आ जाएगा? ये ओमेगा की वैल्यू कितनी है फॉर हेमिस्फीयर? ओमेगा कितना है फॉर हेमिस्फीयर? ओमेगा कितना है? 2 पाई। 2 पाई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? फाई इज इक्वल्स टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 2 पाई। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसल, तो क्या बचेगा? Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फाई की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई? Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ गई। बोलो क्लियर है यहाँ तक?
नहीं ये सर लास्ट में आपने समझाया वो वापस रिपीट करो। बिल्कुल समझा देता हूँ बेटा। मैंने यहाँ पर ये कहा कि अगर आपको जैसे हमने पहले प्रूव किया था कि 1 ओमेगा के लिए फ्लक्स कितना होता है, तो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ओमेगा। ओमेगा क्या है, तो ओमेगा इज द सॉलिड एंगल। तो हेमिस्फीयर के लिए सॉलिड एंगल की वैल्यू कितनी थी, 2 पाई थी, हमने पहले आइडेंटिफाई किया था, यस और नो। सॉलिड एंगल के लिए Yes, sir. ओमेगा की वैल्यू 2 पाई थी, तो मैंने यहाँ पर फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 पाई। तो 2 पाई की वैल्यू पुट की, तो 2 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो गया, तो 2 आया, तो क्या बचेगा फ्लक्स, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना आ गया, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और उतना ही यहाँ पर आ रहा था। तो आपको जो सर Q by 4 pi epsilon नॉट वो कौन सी वैल्यू होती है? सॉरी क्या बोल रहा है बेटा, वो फॉर फ्लक्स इक्वल्स Q by 4 pi epsilon नॉट था, वो कौन सी वैल्यू होती थी सर आपने? अरे यहाँ पर हमने प्रूव किया था ना आगे कि अगर आपने कोई पॉइंट चार्ज लिया हुआ है, यहाँ पे देखो मैंने लिखा क्या था कि ये अगर आपने लिया है क्यू चार्ज, समझो यहां से हमने इसकी शुरुआत की थी, यहाँ पर क्यू चार्ज लिया था, और उस पॉइंट चार्ज की वजह से फ्लक्स कितना मिल रहा था, Q बाय एप्सिलॉन नॉट मिल रहा था फॉर स्पेस वैक्यूम और एयर। जिससे मैंने ये कहा था कि अगर Yes, sir. हमने स्टेरेड सॉलिड एंगल कंसीडर करें 4 पाई, अगर आप स्फीयर ले रहे हैं तो उसका मैक्सिमम सॉलिड एंगल कितना होता है, 4 पाई होता है। तो यहाँ पे कहा था कि 4 पाई स्टेरेडियन के लिए आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल रहा है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो 1 स्टेरेडियन Yes, कितने sir. हैं, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो फॉर 1 ओमेगा सॉलिड एंगल के लिए कितना मिलेगा, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ओमेगा। अब हमें हेमिस्फीयर के लिए फ्लक्स निकालना था, तो हेमिस्फीयर के लिए ओमेगा की वैल्यू कितनी थी, 2 पाई। तो 2 पाई की वैल्यू पुट करी हमने वहां पर, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ओमेगा की जगह 2 पाई पे वैल्यू पुट की, तो 2 पाई से क्या 2, तो कितना आया, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया था आंसर हेमिस्फीयर के केस के लिए Yeah, फ्लक्स। understood, sir. क्लियर है बेटा, Yes, sir. Clear. चलिए बहुत बढ़िया। अब किसी को कोई डाउट यहाँ पे, No, sir. पक्का? No, sir. अच्छा, Yes. मान लीजिए आपको सिमेट्रिकल शेप्स तो आपने देख ली, मान लो आपको एग्जाम में कोई ऐसा शेप आ जाए, थोड़ा सा सही से बना देते हैं, एक जोकर की कैप जैसा शेप आ गया मान लो, है ना। तो जब जोकर की कैप जैसा शेप आएगा और इसमें आपको फ्लक्स निकालना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, यहां पर आपको पॉइंट चार्ज रखा हुआ है Q, और इसमें अब आप देखो तो इसके आसपास एक हम सरफेस बना लें कुछ इस तरीके से। अब आप समझ सकते हो प्लस Q चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ जा रही है, कुछ इधर 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 जा रही है, कुछ नीचे जा रही है। इसका मतलब काम की जो है वो कितनी है, 50% ही है जो ऊपर जा रही है। तो क्या यहाँ पर भी वह हेमिस्फीयर की तरह बिहेव करेगा, क्या Yes, यहाँ sir. पर भी है हेमिस्फीयर की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर भी आपको फ्लक्स कितना मिलेगा, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस एरिया इज Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलो क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक, Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ठीक है, तो जस्ट अ मिनट, आज की क्लास यहीं पर एंड करेंगे।